बजट पर आप इंडिया टीवी की नॉन स्टॉप कवरेज देख रहे हैं। बजट 2021 आया, लेकिन आपके लिए क्या लेकर के आया? सरकार के खजाने से अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या निकला, कितना निकला, इसकी हर एक डिटेल बहुत सरल तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार तीसरी बार आज बजट पेश किया है। सरकार का फोकस इस बार जाहिर तौर पर हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर और आत्मनिर्भर भारत बनाने पर रहा। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब्स का इंतजार करने वालों के लिए फिलहाल कोई अच्छी खबर नहीं है। टैक्स स्ट्रक्चर वैसे का वैसा है जैसा पहले था। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई परिवर्तन नहीं किया। पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस जरूर लगाया गया है, लेकिन सरकार ने साथ ही एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। इसकी वजह से आम व्यक्ति पर इसका असर नहीं पड़ेगा, यानी कृषि सेस लगने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम आपके लिए नहीं बढ़ेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं, मनोज पूर्वे जी हैं, रवि आर कुमार साहब हैं। मनोज जी, प्रधानमंत्री ने कहा एक प्रोएक्टिव बजट है। प्रोएक्टिव का मतलब हम ये समझते हैं कि आने वाली चुनौतियों से भी डील करने के प्रोविजंस इस बजट में होने चाहिए। कोरोना के बाद बहुत सारे फ्रंट्स पर चुनौतियां थीं, कैसे डील कर रहा है बजट उनसे? सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम वर्ड यूज करते हैं, इसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेल और ये सारा सेक्टर ऐसा है कि इसके बिना किसी भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। और साथ में इस सेगमेंट की डेवलपमेंट से एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होनी है। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके से हमें रिक्वायरमेंट थी, जो कि आज से काफ़ी साल पहले हो जानी चाहिए थी, उन सब चीज़ों पे फोकस अब हमारा बन रहा है। और इस बजट में जो एलोकेशन फंड की गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, दैट इज़ ह्यूज, काफ़ी बड़ा है, और जिसका बेनिफिट सिर्फ पूरे इंडिया को आना है, पूरे हर एक जनता को आना है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे निराशा इस बात पे हुई कि एजुकेशन से कोरोना पीरियड में एजुकेशन सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर निकल के आया, जहाँ पे जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन का 80% लोग, बच्चे, जो ऑनलाइन चीज़ों से वंचित रह गए थे जी, और उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे वो चीज़ें आनी चाहिए थी कि उनको क्या क्या एडवांटेज, क्या आप पैकेज दे रहे हैं, क्या आप बूस्टअप दे रहे हैं, सो दैट कि ये टैबलेट, मोबाइल और इस तरह की चीज़ें ईजिली लेवल पे, इवन दो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं छोटे शहरों में, वो स्कूल भी इस पोजीशन में नहीं थे कि अपने बच्चों को ऑनलाइन थिंग्स प्रोवाइड कर सके। ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी, जो इस बजट में थोड़ी सी मुझे निराशा हुई है, जो होनी चाहिए थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें तो कॉरपोरेट सेक्टर में जिस तरीके से इन्होंने कई सारी कंपनीज़ के प्रोविजंस, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस में चेंजेस लेके आ रहे हैं, जैसे कि पहले ई एडजुडिकेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी जी, अब वो ई एडजुडिकेशन की फैसिलिटीज़ उस बजट में इस न्यू प्रोविजंस के अंदर इंक्लूड की गई है। पहले क्रिमिनलाइजेशन अंडर द कंपनीज एक्ट बहुत ज़्यादा था, जिसको उन्होंने डन अवे किया। अब एलएलपी के केस में भी लिमिटेड लियबिलिटी पार्टनरशिप, इसका फायदा सरल भाषा में तो इसका फायदा किसको और क्या मिलेगा? इसका फायदा आम बिजनेसमैन को मिलेगा। जो छोटे बिजनेसमैन, एमएसएमई सेगमेंट का मैन है, लोग हैं, वो लोग कंपनी फॉर्म में बिजनेस नहीं करके अब पार्टनरशिप फॉर्म में, लिमिटेड लियबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करेंगे और कंप्लायंस से वो काफ़ी सारे हद तक बचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फायदा हर एक सेगमेंट को है। ठीक है। रवि जी, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि किसी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था गति पकड़े तो रोजगार पैदा हो, जिनका बहुत नुकसान हुआ पिछले एक साल के अंदर। ये बजट क्या उस दिशा में जितनी जरूरत है रोजगार सृजन की, वो करने में सक्षम है? इस बजट को आपदा में अवसर का बजट बताया जा रहा था, लेकिन अगर आप आपदा में अवसर की बात करें तो अवसर कुछ क्रिएट हुए हैं, लेकिन हम अभी उतना अवसर नहीं देख पा रहे हैं जितने अवसर की हमें ज़रूरत है। अगर इस बजट की बात करें तो मैं स्टॉक मार्केट पे हमारी पैनी नज़र रही पिछले 14 वर्षों से, और लोग कह रहे हैं कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया। तो गवर्नमेंट अभी तक अपने नवरत्न कंपनियों को ऊपर नहीं उठा पाई। अगर इसमें देखें आप आईओसी, बीपीसीएल, कोल इंडिया या बहुत सारे पीएनबी, एनपीए का बोझ इसमें कम नहीं कर पाए। अगर रोज़गार की बात की जाए तो गवर्नमेंट कहती है कि आप रोज़गार तलाश कीजिए। मैं ट्रेडिंग के फील्ड से हूँ, तो
स्टॉक मार्केट के प्रति लोगों का बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर आपदा में अवसर की बात की जाए तो ट्रेडिंग भी तो एक व्यापार है। तो ट्रेडर्स की तो इस वक्त सर बल्ले बल्ले हुई है, 5% ऊपर उठा हुआ है सेंसेक्स, 2300 अंक ऊपर है सर। 51 लाख नए अकाउंट खुले 3 महीनों में, अगर 1-1 लाख लोगों ने डाला है तो न्यूज़ पे कौन एक्शन लेता है आकाश जी? न्यूज़ पे प्रोफेशनल सेक्शन लेते हैं, नोविस सेक्शन लेते हैं। मार्केट 2 सेंटीमेंट से चलता है आकाश जी, एक ग्रीड एक फियर। सौरभ नाम है मेरा, सौरभ। मार्केट 2 सेंटीमेंट से चलता है, एक ग्रीड और एक फियर। तो मार्केट में ये ग्रीड वाला है, क्योंकि कुछ बुरा नहीं हुआ तो कुछ बहुत अच्छा भी नहीं हुआ, जो कि आम लेमन भाषा में समझने वाला बजट नहीं। बजट बहुत डेप्थ में है, अच्छा बजट है, लेकिन लेमन लैंग्वेज में समझने वाला बजट, आम नागरिक इस बजट को समझ नहीं पाए कि मेरे लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। देखिए आम भाषा में, जैसे आप लोग एक्सपर्ट हैं, हम एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन जो मोटी बात समझ में आ रही है इस बजट से कि सरकार ने अपना बटुआ खोला है, सरकार बाजार में पैसा खर्च करने जा रही है, सरकारी पैसा लगेगा तो अवसर पैदा होंगे, उससे रोजगार भी पैदा होगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा। ये मोटे तौर पर समझ में आता है। ये बात सही है मनोज जी? रवि जी के पॉइंट से मैं डिफर इसलिए कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की जो ये बात करते हैं, स्टॉक मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई बंदा पैसा लगा रहा है तो पैसा कहाँ लगा रहा है, किस कंपनी में लगा रहा है, एंड उस कंपनी, वो कंपनी जिस कंट्री में है उस कंट्री की इकोनॉमिक क्या है, और ये चीज़ लॉन्गेविटी पे डिपेंड करता है। और जो इस बजट में दिखा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रस्ट जो गवर्नमेंट का है वो बढ़ा है, इसका इम्पैक्ट आना है इन कंपनियों पे। और जो पैसा इन्वेस्टर आउटसाइड इंडिया, अभी क्या हो रहा है, इंडिया के बाहर विदेशों में रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही पुअर है, लेकिन हमारी कंट्री अभी भी 6% मिनिमम, मैं किसी भी तरीके से काउंट कर लूँ, 6% का रेट ऑफ रिटर्न हम दे रहे हैं, और आउटसाइड इंडिया वो 4% है। तो लोग पैसा लगाना चाह रहे हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है। ये आपको वो वी शेप रिकवरी वाला 11% ग्रोथ वाला बजट लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। मुमकिन है वो 11%? बिल्कुल मुमकिन है, और ये प्रिडिक्शन है। अभी एक रिकॉर्ड हमने चेक किया था, एग्जैक्टली डेटा का नाम याद नहीं है, 7.7% का तो ऐसी ग्रोथ रेट वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस फाइनेंशियल में, जो चाइना और इंडिया के अलावा किसी दूसरी कंट्री का नहीं है। तो लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि बहुत लो बेस से वो ग्रोथ आ रही है, तो वो मुमकिन है इसीलिए। स्टिल सी, हम जिस पीरियड 2020 जो पीरियड निकला है, और जिस तरीके से अभी हमारा थ्रस्ट, सारे पैसे हमारे सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जा रहे हैं वहाँ पे, और रेवेन्यू के साइड पे अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर को अगर हम लें, जहाँ से रेवेन्यू बहुत जनरेट होती थी, बैंकिंग सेक्टर से क्या था कि वहाँ बैंकिंग का कमाई जो थी वो लोन फंडिंग, बैंक अगर लोन करेगा तो पैसा बैंक कमाई होगी। लेकिन अभी ये जो पिछले कुछ टर्म्स में जो गवर्नमेंट्स थे उनके वजह से जो ये घोटाले बड़े बड़े हुए, इसके वजह से क्या हुआ है, अभी मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को देख रहा हूँ कि बैंक्स में एक टेंडेंसी चल गई है कि वो बड़े जो टिकट साइज़ के लोन्स हैं वो करने से डर रहे हैं। अच्छा, अगर बिग टिकट साइज़ के लोन अगर होंगे नहीं, हम सिर्फ एमएस छोटे छोटे टिकट साइज़ के लोन करेंगे, तो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट जो जनरेट होना है बैंक को, वो फिर छोटा छोटा होगा, और बड़े प्रोजेक्ट भी नहीं आएंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स भी नहीं आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव भी। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। ये बैंक्स का मसला भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार बजट में कुछ ना कुछ प्रोविजन बैंकिंग के लिए किया जाता है। इस बार भी बैंकों को 20,000 करोड़ रुपया देगी सरकार। इसके अलावा कुछ और प्रोविजन किए गए हैं जिससे कि जो बैड लोन्स हैं, एनपीएज हैं, उनको रिस्ट्रक्चर किया जा सके। ये भी एक तकनीकी चीज है, समझने की कोशिश करेंगे कि बैंकिंग व्यवस्था इस बजट से कैसे सुधरेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।